भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखित संविधान। लेकिन क्या हैं वो ज़रूरी फैक्ट्स जो हर किसी को पता होने चाहिए? चलिए रंजन जी के क्लासेस के मटेरियल के आधार पर इसे कुछ ही मिनटों में फटाफट रिवाइज करते हैं। तो इतने बड़े दस्तावेज की असल कहानी क्या है? मतलब ये बना कैसे? इसे बनाने के पीछे कौन लोग थे? चलिए सफर की शुरुआत करते हैं इसके बनने की कहानी से। हर बड़ी चीज के पीछे एक कहानी होती है ना? हमारे संविधान की भी है। ये एक आइडिया से हकीकत कैसे बना? तो सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल, इसे बनाने में आखिर लगा कितना वक्त? सोचिए जरा, एक पूरे देश का भविष्य कागज पर उतारने में कितना टाइम लग सकता है? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। ये कुछ दिनों या महीनों का काम तो बिल्कुल नहीं था। इसे बनाने में लगे पूरे 2 साल। 2 साल के बाद दुनिया भर के संविधानों पर बहस और चर्चा चलती रही और फिर इसमें लगे 11 महीने और आखिर में फाइनल टच देने में लगे 18 दिन। कुल मिलाकर 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये नंबर ही दिखाता है कि इसके पीछे कितनी जबरदस्त मेहनत लगी होगी। अब जरा इस सफर की जरूरी तारीखों पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा पहली बार मिली। फिर ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। इसी दिन को हम आज संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब ये पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। तो इस महान काम के पीछे चेहरे कौन थे? देखिए, पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी जिसने असल में संविधान का मसौदा तैयार किया, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और उनके इसी बेमिसाल योगदान के लिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अच्छा, तो हमने समय और लोगों के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं खुद संविधान की। मतलब इसका ढांचा कैसा है और इसे बनाने की प्रेरणा कहाँ-कहाँ से मिली? हमारा संविधान एकदम ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे अच्छे आइडियाज़ का एक मिश्रण है। सबसे ज़्यादा असर ब्रिटेन का है, जहाँ से हमने अपनी संसदीय प्रणाली ली। वहीं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का आइडिया अमेरिका से आया, और इमरजेंसी के जो प्रावधान हैं वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित थे। जब संविधान 1950 में लागू हुआ था, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। आज देखिए, ये बढ़कर 448 से भी ज्यादा अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियों तक पहुंच गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है, जो समय के साथ खुद को बदलता है। संविधान सिर्फ सरकार चलाने की किताब नहीं है, ये सीधे हम नागरिकों से बात करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमें क्या अधिकार देता है, हमसे क्या उम्मीदें रखता है और सरकार को क्या दिशा निर्देश देता है। इसे हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। भाग 3 हमें देता है मौलिक अधिकार। ये हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। भाग 4 सरकार को देता है नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार के लिए एक कंपास की तरह है, जो बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है। और भाग IVA हमें याद दिलाता है हमारे मौलिक कर्तव्यों की, यानी देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मौलिक अधिकारों में 2 तो ऐसे हैं जो इसकी जान हैं। एक है अनुच्छेद 19, जो हमें बोलने की, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, और दूसरा है अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सच पूछिए तो यही दोनों मिलकर भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाते हैं। तो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य तो समझ आ गए, पर देश चलाता कौन है? संविधान ने देश चलाने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट मशीनरी बनाई है। आइए इसके 3 मुख्य पिलर्स यानी स्तंभों को समझते हैं। भारत की संसद के, आप कह सकते हैं, 2 घर हैं। पहला है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन कहते हैं, जहां सदस्य सीधे जनता द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और दूसरा है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद। ये एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अब आते हैं कार्यपालिका पर, जिसके प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। उनका कार्यकाल 5 साल का होता है और वो हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से लेकर हमारी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होने तक सब उन्हीं के हाथ में है। हाँ, पर उनका चुनाव सीधे जनता नहीं करती। और तीसरा और बहुत ज़रूरी स्तंभ है न्यायपालिका, जिसके टॉप पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसकी सबसे बड़ी पावर है न्यायिक समीक्षा,
इसका मतलब यह है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे देश भर में 25 हाई कोर्ट्स भी हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं और थोड़ी रफ्तार पकड़ते हैं। पेश हैं कुछ सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एकदम रैपिड फायर स्टाइल में। अनुच्छेद 324 ये चुनाव आयोग की स्थापना करता है जो देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। अनुच्छेद 280 इसके तहत वित्त आयोग बनता है जो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसे का बंटवारा कैसे होगा ये तय करता है। अनुच्छेद 370 हाँ, ये वही आर्टिकल है जो पहले जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था। तो आज की बातचीत से क्या बातें याद रखनी है? पहली, संविधान का बनना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। दूसरी, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें दुनिया भर से अच्छे आइडिया लिए गए हैं। तीसरी, ये सरकार की शक्तियों में एक साफ संतुलन बनाता है। और सबसे जरूरी बात, ये नागरिकों को अधिकार तो देता है लेकिन साथ ही उनसे जिम्मेदारियों की उम्मीद भी करता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। संविधान लिखा तो दशकों पहले गया था, लेकिन ये आज भी हमारी जिंदगी को हर पल गाइड करता है। आज के भारत के लिए इसकी कौन सी खूबी सबसे ज्यादा मायने रखती है? मौलिक अधिकार, शक्तियों का बंटवारा या कुछ और? सोचिएगा जरूर।